तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज का टॉपिक है हमारा लेजर। तो क्या आप लोग जानते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म होता है? मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो गुरु लोग, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी निकालो, आज के टॉपिक डालो, लेजर। तो गुरु लोग, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लेजर होती क्या है। जो इसकी फुल फॉर्म है वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जो कि होती है लाइट एमिशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये एक टाइप की कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ लाइट है, जो कि एक कोल्ड रेड पार्ट होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और इसकी जो तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं वो हैं मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंट और पोलराइज्ड। जो मोनोक्रोमेटिसिटी है, इसका मतलब है कि एक सिंगल वेवलेंथ की होगी, सेम कलर की होगी, एक सिंगल कलर की होगी। और कोहेरेंट का मतलब है कि वो एक सिंगल लाइन में ट्रैवल करेगी। और पोलराइज्ड का मतलब है कि वो एक सिंगल स्पॉट पे एक्ट करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड होगी। क्या आप लोगों को पता है कि लेजर काम किस कॉन्सेप्ट पे, किस थ्योरी पे करता है और ये किसने दी थी? तो जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो दिया था हमारे आइंस्टाइन सर ने। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी एटम के किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, वो जाकर के अपने से सिमिलर एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को जाकर के एक्साइट करेगा। और इस तरीके से फिर वो दोनों मिलकर के और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे और इस तरीके से चेन रिएक्शन चलता रहेगा। और जब वो एक्साइट होकर के वापस से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरीके की रेडिएशन एमिट करेंगे। और उस रेडिएशन को ही आज हम लेजर की तरह यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद उस पर धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ। लेट 60s में इसका पहला प्रोटोटाइप बना और एंड ऑफ द 1960 में इसे हम पहली बार यूज़ कर पाए। फिर उसके बाद फेब 2002 में FDA ने भी इसे अप्रूव कर दिया कि इसे हम थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते। आज हम इसे काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, लाइक सर्जिकल इंसिजन्स में, लेसिक सर्जरी, आप लोगों ने सुना ही होगी कि आँख की लेसिक सर्जरी होती है। और उसके बाद फिर हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, जो कोल्ड लेजर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में। बाकी बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। और फिर अब इसकी हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं कि ये लेज़र जनरेट कैसे होती है। तो जो लेज़र होता है उसके जनरेटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स में आते हैं हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, जो कि 10,000 वोल्ट्स और 100 एम्पियर्स की पावर सप्लाई दे सके, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। उसके बाद आते हैं हमारे लेसिक मीडियम, कि किस मीडियम से वो लेज़र क्रिएट होने वाली है, पास होने वाली है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा एक पंपिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा। और फिर उसके बाद एक चेम्बर होता है जिसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगे होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे होते हैं। और लेज़र के दोनों साइड्स पे रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं, जिसमें से जो एक मिरर है वो 100% रिफ्लेक्टिव होता है और जो दूसरा मिरर है वो 95% रिफ्लेक्टिव होता है। और उसी मिरर से जो हमारे लेज़र है वो उस चेम्बर से बाहर आती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है पंपिंग सिस्टम में, पंपिंग सिस्टम जो है वो उस मटेरियल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, वापस से अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह पर आते हैं, फिर एक्साइट होते हैं, आते हैं, एक्साइट होते हैं। इस तरीके से वो एक तरीके की रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से हमारा जो लेज़र है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि लेज़र जनरेट कैसे होती है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में जो हमारी FDA है उसने हमें क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें 3 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। और वो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है कि कौन से मटेरियल से लेज़र बना है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, कौन से मटेरियल को एक्साइट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर कि कितनी इंटेंसिटी की लेज़र है। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है कि जो लेज़र है वो कितनी हज़ार्डस है, कितनी ज़्यादा डेंजरस है, कितना वो नुकसान कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेज़र है उसके अंदर मटेरियल कौन सा है। जो मटेरियल क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं हमारे सॉलिड टाइप लेजर्स, लिक्विड टाइप लेजर्स, सेमीकंडक्टर टाइप लेजर्स, गैस टाइप लेजर्स और केमिकल टाइप लेजर्स। जो सॉलिड लेजर्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं। उन क्रिस्टल्स में आ सकते हैं हमारे रूबी और नियोडायमिन के कुछ क्रिस्टल्स।
और जो लिक्विड लेजर्स हैं उसमें हम पॉलीफेनाइल का यूज़ करते हैं। गैस लेजर्स में हम हीलियम और नियॉन गैस का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। और जो केमिकल लेजर्स हैं वो थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के होते हैं और वो मिलिट्री या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है कि जो हमारे लेज़र है वो कितने ज़्यादा हज़ार्डस है, कितने ज़्यादा डेंजरस है। तो उसमें हमारे 4 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारा क्लास 1 जिसमें हमारे लेज़र प्रिंटर्स, कार और सीडी प्लेयर्स के लेज़र्स आते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं और इनसे ज़्यादा कोई खतरा भी नहीं होता और जिनकी पावर है वो 0.5 मिली वॉट्स तक होती है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्लास 2 लेज़र्स जिनकी जो पावर है वो होती है 1 मिली वॉट्स तक। और जो बच्चे खेलते हैं, खेलने वाले लेज़र्स आते हैं उनमें ये आते हैं, ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में होते हैं और इनसे भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, बट फिर भी डायरेक्ट आंखों पर इन्हें नहीं डालना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्लास 3 लेज़र्स जिनकी पावर होती है 1 से लेकर के 500 मिली वॉट्स तक और ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। इन्हें यूज़ करते हुए हमें प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा लेनी चाहिए और इसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इनमें आते हैं हमारे हीलियम नियॉन लेज़र्स, गैलियम आर्सेनाइड लेज़र्स, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड लेज़र्स और ये जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे हम मोस्टली थेरेप्यूटिकली और इंडस्ट्रियली काफ़ी यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारे मोस्ट हज़ार्डस लेज़र्स क्लास 4 के जो कि जिनकी पावर एक्सीड करती है मोर देन 500 मिली वॉट्स और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हें हम मोस्टली नहीं यूज़ करते हैं, मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री एरिया में यूज़ किया जाता है। और ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि इनकी इनडायरेक्ट या फिर रिफ्लेक्टेड बीम भी आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। ये हमारी बॉडी में बर्न्स कॉज कर सकते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ उनको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को कोगुलेट कर सकते हैं। और जिनमें मटेरियल यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस लेज़र्स। तो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आती है वो होती है हमारी इंटेंसिटी के ऊपर। तो 2 टाइप के लेज़र्स होते हैं इसमें, एक हाई और एक लो इंटेंसिटी लेज़र्स। जो हाई इंटेंसिटी लेज़र्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो मैक्सिमम 500 मिली वॉट्स तक के हो सकते हैं। और जो लेज़र्स हैं हमारे मोस्टली मेडिकल प्रोफेशन में, सर्जिकल एरियाज में यूज़ होते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में यूज़ नहीं होते हैं। और जिन एरियाज में यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे सर्जिकल इंसिजन, कटिंग, कोगुलेशन, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और वेस्कुलर स्पेशलिटीज़। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे लो इंटेंसिटी लेज़र्स जिनकी जो पावर है वो 1 मिली वॉट्स तक ही होती है और ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, ये किसी भी तरीके की हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जिनका इफेक्ट है वो फोटोकेमिकल इफेक्ट से दिखाते हैं, जिन इफेक्ट्स को हम कहते हैं फोटो बायो मॉड्यूलेशंस। और जो ये फोटो बायो मॉड्यूलेशंस हैं ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और स्टिमुलेटिव भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे मोस्टली यूज लेजर्स हैं वो हैं हमारे हीलियम नियॉन और गैलियम आर्सेनाइड लेजर्स। तो जो हीलियम नियॉन लेजर्स होते हैं तो इसमें हम हीलियम नियॉन को एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में रखते हैं और फिर उसके एटम्स को एक्साइट करते हैं। फिर उसके बाद जो उसके एटम्स हैं वो 632.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ की इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और जो इसका पावर है वो यूजुअली 1 से लेकर के 10 मिली वॉट्स तक होता है और ये डिपेंड करता है कि हमने किस डेंसिटी की गैस को यूज़ किया है। और जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड लेज़र है वो एक टाइप का सेमीकंडक्टर लेज़र है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो 2 लेयर्स होती हैं गैलियम और आर्सेनाइड की, उन दोनों को स्पेसिफिकली एक परफेक्ट थिकनेस में काट करके लगाया जाता है एक दूसरे के ऊपर और फिर उसके बाद एक में कैथोड लगाया जाता है, एक में एनोड लगाया जाता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। और इससे फिर जो दोनों के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और लेज़र प्रोड्यूस होता है। और जो उनके बीच का एरिया है वो एक तरह के रिफ्लेक्टर पैनल की तरह काम करता है जिससे कि एक कोहेरेंट लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। और अब टाइप्स के बाद हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है इसका रिड्यूसिंग पेन। तो ये क्या करता है, जो सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन है इनके लेवल्स को इंक्रीज करता है जो कि पेन को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और जो ब्रेडिकाइनिन है इनके लेवल को डिक्रीज करता है जो कि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं जिससे कि जो पेन है वो कम होता है। और उसके बाद जो हमारे एसिटाइल कोलिन है उसके लेवल्स को इंक्रीज करता है जिससे हमारा जो नर्व कंडक्शन है वो बेटर होता है। और फिर पेन को कम करने के बाद क्या करता है कि जो हमारे इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं उन्हें
तेज कर देता है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उन्हें तेज करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन जो है कि वो अपनी टाइम से पहले खत्म हो जाती है और जो इन्फ्लेमेशन का टाइम है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा ये वुंड रिपेयर और हीलिंग में हेल्प करता है, उसको तेज करता है। क्या करता है कि ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है, जिससे कि जो सेल में होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी तेज हो जाती हैं। एटीपी सिंथेसिस तेज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वो तेज हो जाता है। और उसके बाद फिर जो उसका कोलेजन सिंथेसिस, पॉलीफरेशन, डीएनए सिंथेसिस, कोलेजन फॉर्मेशन, ल्यूकोसाइटिक एक्टिविटी, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, माइक्रोफेजिक एक्टिविटी, ये सभी तेज हो जाते हैं। और इस तरीके से ये इंक्रीज करता है स्पीड, क्वालिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी टिश्यू रिपेयर की। और इसके अलावा ये नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है, नर्व रिजनरेशन को हेल्प करता है और एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर तेज करता है। और जो हमारी बोन्स और कार्टिलेज का फॉर्मेशन है उन्हें भी काफ़ी तेज कर देता है। तो अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बाद हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में कि हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये मोस्टली हम डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, लाइक वुंड्स, अल्सर्स, और इसके अलावा हम इसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन, स्पोर्ट्स इंजरीज या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। टेनिस एल्बो, प्लांटर फैसाइटिस, फुजन शोल्डर्स, एंकल स्प्रेन्स, क्रोनिक बैक पेन, ये सारी कंडीशंस हैं। और इसके अलावा हम इससे न्यूरोलॉजिकल पेन को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इस सब के बाद हम बात करते हैं लेजर ट्रीटमेंट की, कि जो हमारा पेशेंट है उसे हमें ट्रीट कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर है इस ट्रीट करने का। पर ट्रीटमेंट से पहले आपको लेजर की डोसेज डिसाइड करनी होगी, क्योंकि ये हार्मफुल है। अगर ज़्यादा दे दी, जो ट्रीटमेंट है वो सारा बेकार हो जाएगा और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो डोसेज है उसे डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है द पावर ऑफ लेजर इन मिलीवॉट्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय द एरिया दैट इज हिटेड बाय द लेजर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इस फॉर्मूले से जो हमारा टाइम ऑफ ट्रीटमेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन की डोसेज जो है वो इस टेबल में दी गई है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। और इससे हर ट्रीटमेंट के लिए आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम तक ट्रीटमेंट देना है। और फिर उसके बाद जो ध्यान में रखने वाली बात है ट्रीटमेंट के टाइम पे, कि आप कौन से मटेरियल का लेजर उसको यूज़ करें। हमारा गैस लेजर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम 632.8 नैनोमीटर होती है, तो इसीलिए वो कम पेनिट्रेट कर पाता है, मैक्सिमम 10 mm तक वो पेनिट्रेट कर सकता है अपने इनडायरेक्ट इफेक्ट से भी। और जो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है वो मैक्सिमम 6 to 8 mm तक जाता है। बट जो गैलियम आर्सेनाइड लेजर है, जो सेमीकंडक्टर लेजर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो है 904 नैनोमीटर्स, तो वो काफ़ी डीप तक चला जाता है। वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर्स तक डीप जा सकता है अपने इनडायरेक्ट इफेक्ट से और काफ़ी डीप तक एक्ट कर सकता है। और इन दोनों का डिफरेंस देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जिस लेजर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना दूर तक और उतना डेप्थ तक काम कर सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसीजर की, कि जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो क्या है, तो इसका बहुत काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, फिर उसके बाद जो एरिया आपको ट्रीट करना है उसे एक्सपोज करना है और उसके ऊपर फिर लेजर्स लगा देने हैं। और टाइम को सेट कर देना है कितने टाइम के लिए आपको लेज़र को अप्लाई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे मेन प्रिकॉशन है इसका, कि जो थेरेपिस्ट है और जो पेशेंट है दोनों को ही प्रोटेक्टिव गॉगल्स का यूज़ करना है, वरना आई डैमेज हो सकता है। और फिर इसके बाद आते हैं इसके मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके दो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, वो है एक कॉन्टैक्ट मेथड होता है और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। और फिर अब एंड में हम बात करते हैं कि इससे कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो इससे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स, कैंसरस एरिया, एप्लीकेशन ओवर द आईज, फीवर, एपिफाइसियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट्स over any endocrine gland, pregnant uterus, infected tissues, cardiac regions, epileptic patients, vagus nerves, और कोई भी एरिया जहाँ पर रिसेंटली रेडियोथेरेपी हुई हो, या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे कोई भी फोटो सेंसिटिव ड्रग दिया गया हो। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे जिन्हें हम याद रखते हैं लेजर थेरेपी का यूज़ करते हुए। तो गुरु लोग, इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में कोई भी डाउट है जाकर के वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद है जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो
और जाकर के मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर वो भी पसंद आती है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नई वीडियोस हर मंगलवार शुक्रवार ठीक सुबह 11 बजे रहती हैं, तो उन्हें भी देखना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।